जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट 2024 में लास्ट टाइम पेपर हुआ है फंक्शनल इंग्लिश का आईयूबी की जानिब से। इसके हम एमसीक्यूज़ पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट दोनों को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बाकी जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट की आप लोगों की उम्मीद है कि तैयारी अच्छी से होगी। एमसीक्यूज़ को इसलिए डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्योंकि आने वाले जो पेपर्स होते हैं, उनमें आपके साबका जो पेपर हो चुके होते हैं, जो पास्ट में पेपर हुए होते हैं, वहीं से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और दूसरा जो ऑप्शन में कुछ चीज़ें दी होती हैं, उनसे भी एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, तो हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट पर एक नज़र डालते हैं और ताकि इसकी आपको समझ आ जाए, आपको पोर्शन के बारे में बताते चलें कि इसमें 2 पोर्शन होते हैं। पहले में हमारे पास 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं और टोटल ये 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से जो दूसरा पोर्शन है, ये भी 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस 10-10 नंबर के होते हैं। तो पहले हम 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं 4 इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, गिव एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो पहले पोर्शन का आखिरी सवाल है वो ये है कि डिफाइन एडजेक्टिव्स, ब्रीफली राइट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। जो सेकंड पोर्शन है इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द मॉडल लग्जरीज, यानी यहाँ पर मॉडल वर्ब के बारे में पूछा गया है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारी के सारे जो हमारे मॉडल वर्ब हैं इनको आपने डिफाइन करना है और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों ने एक-एक एग्जांपल भी देनी है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन एट लीस्ट 5 मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो है वो क्वेश्चन बाद दफ़ा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही दूसरा क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा जो है वो उन्होंने एक पैराग्राफ जिस तरीके से 9th क्लास में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया जाता है, उस टाइप का यहाँ पर पैराग्राफ है। जो पिक्चर यहाँ पर शो हो रही है, आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से भी पैराग्राफ पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये पूछा गया है, द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डैश वर्ब। वो वर्ब जिसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उस वर्ब को क्या कहते हैं? अलैक्ज़री वर्ब कहते हैं, ट्रांज़िटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांज़िटिव वर्ब कहते हैं। तो मैं अलैक्ज़री वर्ब जो होती हैं वो हमारी वो वर्ब होती हैं जो इज़, आर, एम, वाज़, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारी की सारी अलैक्ज़री वर्ब्स होती हैं। ट्रांज़िटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी ट्रांज़िटिव वर्ब सही ऑप्शन है। इंट्रांज़िटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना? जैसे शी स्माइल्स, अब इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा जुमला वैसे ही पूरा है। ठीक है? तो उसके बाद पूछा जा रहा है ही, शी, इट आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डैश प्रोनाउन्स। तो ही, शी, इट जो हैं ये कौन से हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं? सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं और इन्हीं में दे भी शामिल होता है। और इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं आई एंड वी। और उसके बाद अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन अकेला ही यू होता है। तो इसी तरीके से हमारे ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो
आपसे सेकंड पर्सन के बारे में पूछ सकता है, फर्स्ट पर्सन के बारे में भी पूछ सकता है। अगर समझ नहीं आई तो थोड़ा-सा पीछे वीडियो को कर लें, यानी भी पीछे रिवर्स करके थोड़ा-सा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला जो जुमला है वो लिखा हुआ है इफ इट रेन्स क्रॉप्स ग्रो वेल। अब ब्रैकेट में जो ग्रो दिया हुआ है इसमें क्या लगेगा? ये असल में इफ से जितने भी जुमले हमारे शुरू होते हैं ना, तो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारी जो कंडीशन है ना, जिसमें एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो विल और शैल के साथ फॉर्म लिखी जाती है, ये फर्स्ट कंडीशन कहलाती है। तो इसमें हमारा विल ग्रो वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर इफ इट रेन्ड होता यानी सेकंड फॉर्म होती तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी थी, ठीक है ना? जो ग्रो है वो फिर बन जाना था हमारा वुड ग्रो, ठीक है? और अगर इफ वाली साइड पे हमारे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती, यानी इफ इट हैड रेन्ड होता, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वुड हैव रेन्ड, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बैठता। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हुर्रा, तो ये एक्साइटमेंट वाला जुमला है और इसमें ये पूछा गया है वी हैव पास द टेस्ट, नेम द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कौन सा है? तो इसमें कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। तो सही ऑप्शन में पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये इंटरजेक्शन होता है, जहाँ पर ये उल्टा आई सा लगा होता है ना किसी वर्ड के साथ या किसी सेंटेंस के बाद आखिर में, ये इंटरजेक्शनल सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए ये वाला जो हमारा उल्टा आई वाला जो निशान है ये इंटरजेक्शन कहलाता है। बाकी प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑन, इन, अबव, अंडर, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्रीपोजिशन कहलाती हैं, जो कि किसी प्लेस की तरफ या किसी साइड की तरफ इशारा करती हैं। कंजक्शन जो होते हैं ये हमारे आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़े होंगे। इसमें हमारे पास एंड, और, बट, सो, येट, एज विल एज, ये सारे के सारे कंजक्शंस होते हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर इंटरजेक्शन वाला जो है वो बिल्कुल सही है। और प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को पता है, वो अल्फाज जो हम किसी नाउन की जगह पर रिप्लेस करके लिखते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन ing and is partially a verb and partially a noun is called। अगर एक वर्ब एज अ नाउन और एज अ वर्ब काम करती है तो इसको हम जेरेंट कहते हैं, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंट। तो पहला जो है वो पार्टिसिपल, जो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ वर्ब के तौर पर या एज अ एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो तो उसको हम पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज अ एडजेक्टिव या एज अ एडवर्ब के तौर पर यूज हो तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक हो गया? ये वाले आप लोगों ने पार्टिसिपल का कंसेप्ट अपने जहन में रखना है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक जुमला तो होता है लेकिन वो अपना मीनिंग मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहा होता, ठीक है? और इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को अगर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये क्या चीज़ है तो ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है ना? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ अंडरलाइन किया हुआ कोई इस तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ हो तो वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी, जेरेंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एज अ नाउन भी काम करता है और एज अ वर्ब भी काम करता है, ठीक है? यानी चौथी फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड। एक्शन कहते हैं काम को, ठीक है ना? जब काम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन वर्ब ठीक है। वर्ब हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसी एक्शन को या किसी काम को। बाकी जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट
वो चीज़ होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफ़ॉर्म कर रहा होता है। और आखिरी जो है वो हमारा होता है यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया हुआ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन वर्ब है ये बिल्कुल ठीक है कि एक वर्ब को ही हम एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर थिंग। तो वो नाउन क्या कहलाता है जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ चीज़ों के यानी थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं? नहीं जी, प्रॉपर नाउन नहीं कहते। कॉमन नाउन कहते हैं? नहीं, कॉमन नाउन भी नहीं कहते। कलेक्टिव नाउन कहते हैं? जी बिल्कुल, कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसमें ढेर सारे बंदे हों और या ढेर सारी चीज़ें हों तो फिर जाकर उसको एक नाम दे दिया जाता है। उस अलग-अलग को रिप्रेज़ेंट नहीं किया जाता बल्कि ओवरऑल सारी की सारी चीज़ों को नाम दे दिया जाता है। जैसे टीम, अब एक बंदे से टीम नहीं बनती, 11 बंदे होंगे तो टीम बनेगी। इसी तरीके से क्लास, स्टाफ, जरी, JURY ये बड़ा फ़ेमस वर्ड है जो बार-बार पूछा भी जाता है। ये होते हैं 5 जजों का ग्रुप। एक होता है HERD हर्ड। ये जो हर्ड है ना इसका मतलब होता है जानवरों का ग्रुप। ठीक है ना? तो ये भी पूछा जा सकता है और ग्रुप बज़ाते खुद कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं? मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जनाब जो लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक और लकड़ी भी मटेरियल में शामिल है, ठीक है ना? ये जितनी भी चांदी वगैरह हो गया, लोहा, सोना और पीतल, तांबा ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल में आ जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर द नेम नेम द डिग्री ऑफ अंडरलाइन्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताएं कि जो अंडरलाइन एडजेक्टिव दिया हुआ है ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? पॉजिटिव डिग्री है जी, बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री वो वाली डिग्री होती है जिसमें हम किसी शख्स का दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। सिर्फ एक ही शख्स उसमें होता है, हम उसके साथ दूसरों का कंपैरिज़न या उसका दूसरों के साथ कंपैरिज़न नहीं कर रहे होते। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक ही लड़की है, उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा, तो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? 2 बंदों का या 2 चीज़ों का मुवाज़ना करना या कंपेयर करना, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसमें हमारे पास ईआर वर्ड यूज़ होता है किसी वर्ड के आखिर में, ठीक है? लेकिन जैसे ब्यूटीफुल ये कुछ और अल्फाज हैं, इनसे इनके आगे हम इनको ब्यूटीफुलर नहीं कहते, बल्कि जिन अल्फाज के साथ ईआर फिटर नहीं बैठता, उनसे पहले हम मोर वर्ड लगाते हैं। मोर वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? फिर हमारे पास सी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो होता है ये 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान किसी चीज़ का कंपैरिज़न किया जा रहा होता है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो सुपरलेटिव डिग्री की ये पहचान होती है कि उनके साथ द मोस्ट वर्ड यूज़ होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे अल्फाज होता है, इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? और बाद दफ़ा EST के साथ भी वो वर्ड लिखा होता है, ब्यूटीफुलेस्ट भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना? इस तरीके से अल्फाज वैसे बनता तो नहीं है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ही बनेगा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो 3 या 3 से ज़्यादा बंदों के दरमियान कंपैरिजन करवाती है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये वाले भी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है द सन राइजेस। राइजेस को अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है, चूज द टाइप ऑफ अंडरलाइंड वर्ब। कि जो अंडरलाइन वर्ब है ये किस टाइप की है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फिनाइट है या इनफिनिटिव है, ठीक है? तो जनाब इसमें 2 ही ऑप्शन जो पहले वाले हैं इनमें से ही एक है। पहले में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी वर्ब जिनके बाद
किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लग सकता है। तो ये इंट्रांज़िटिव वर्ब होती हैं, ठीक है ना? द सन राइज़ेज़, सन जो है वो उभरता है या सुबह निकलता है, ये वाली बात की जा रही है। अब इसके आगे हम कोई ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना? हमारी वैसे ही बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए ये वाली जो वर्ब है, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है। लेट द गर्ल्स प्ले बैडमिंटन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें जो ढेर सारे पैसिव वॉइस दिए हुए हैं, इनमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। लेट बैडमिंटन बी प्लेड द गर्ल्स, ठीक है ना? इसको इसी तरीके से लेट वाले जुमलों में, लेट वाले जो जुमले होते हैं हम उनको ऐसे ही यहाँ पर जो है वो बना देते हैं। हमने लेट सबसे पहले लिखा, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आए बैडमिंटन, फिर हमारे पास जो है वो हमने बी लगाया, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगानी, बी जो है वो लगाना है। फिर जो हमारी वर्ब है ना उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है और बाय लगाकर हमने सब्जेक्ट को उसके आगे लिख देना है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हमारे पास है हु हैज़ पोस्टेड द लेटर। तो इसमें ये वाला जो है ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हु शुरू में आ जाए तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाय हुम के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ वाज ही पेंटिंग अ पिक्चर, तो इसको भी पैसिव पैसिव वाइज में हमने चेंज करना है, ठीक है? तो पैसिव वाइज में कैसे चेंज करना है? हाउ जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है? पिक्चर के हिसाब से हमारा वाज वैसे का वैसा आएगा, ठीक है? पेंटिंग का आईएनजी ख़त्म करने के लिए, ठीक है? जहाँ पर आईएनजी लगा हो उसको ख़त्म करने के लिए हमने बीइंग लगाना है। फिर हमारी वर्ब जो है वो बच जाएगी फर्स्ट, यानी पेंट बच जाएगा और पेंट के बाद हमने ईडी लगा देना है, तो इसको कर देना है पेंटेड, ठीक हो गया? तो उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने बाय लगाकर उसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम में कर देना है, क्योंकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसको बाय लगाकर हमने हिम कर देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास जुमला है इसमें कहा जा रहा है ही सेड अंकल गुड मॉर्निंग। तो इसका जो आप लोगों ने डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट ये वाला सेंटेंस है, आपने इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसका सादा सा सिंपल सा ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले जो है ही अगर किसी को सलाम दुआ के तौर पर या आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरीके से कोई अल्फाज यूज़ कर रहे हैं तो आपने लिखना है ही ग्रेटेड, ठीक है ना? ग्रेटेड का मतलब ही सलाम दुआ करना होता है। हिज अंकल, तो उसके बाद आपने हिज अंकल लगा देना है, ठीक है? तो सिंपल्स हो गए, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपने हिज लगा देना है कि वो जो है वो अपने चचा को ग्रीट कर रहा है, यानी गुड मॉर्निंग कह रहा है या गुड नाइट कह रहा है, जो भी कह रहा है। इसका सिंपल तरीका यही वाला होता है, जो सी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भी वो कह रहा है कि आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। ही सेड आर यू बिजी। सबसे पहले आप देखें कि सेंटेंस क्या है। ही सेड आर यू बिजी, कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए आपने लगाना है वेदर, क्योंकि ये सवालिया है तो सवालिया जो होता है वो वेदर के साथ जो होता है वो ख़त्म होता है। फिर आप इसको सीधा जुमला कर लें, यानी आपने इसको ऐसे बना लेना है कि यू आर बिजी, ठीक है? क्या बनेगा अब हमारे पास? यू आर बिजी, और आखिर से जो सवालिया निशान है वो भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि अब हमने इसको क्वेश्चन से सिंपल जुमले में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखें, इसका रूल ये होता है कि यू हमारे पास सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बाहर सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसके साथ इसने चेंज होना था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है
तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी में से किसी एक के साथ चेंज कर दें, ठीक है? तो उसके हिसाब से अब हमने लगा दिया आई, और बाहर अगर सेंटेंस पास्ट का है, तो हमारा जो आर है ना, वो भी पास्ट में चला जाएगा और आर के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल होता है आई के हिसाब से वॉर। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इसमें पूछा जा रहा है, दे एन्जॉयड देमसेल्व्स एट द कंसर्ट। देमसेल्व इज़ यानी वो वर्ड पूछ रहा है कि देमसेल्व्स क्या है? आप सिंपल सा ज़हन में रखें कि जो जिन अल्फ़ाज़ के साथ सेल्फ़ लगा होता है या सेल्व्स लगा होता है, यानी वो प्रोनाउन जिनके साथ सेल्व्स या सेल्फ़ लगा होता है, ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? एम्फैथेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव ही प्रोनाउन है, ठीक है? इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन ठीक है। शी होप्स दैट शी फाइंड हर लॉस्ट चाइल्ड। उसको उम्मीद है कि वो अपना बच्चा पा लेगी। अब देखें, शी होप्स दैट, अगर पहली बात प्रेजेंट में हो ना, तो अगली बात हमारी विल और शैल के साथ लिखी जाती है, क्योंकि उससे उम्मीद है कि वो अपना बच्चा पा लेगी, यानी जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में आएगा, तो इसलिए विल फाइंड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड। वो सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल यानी मेन क्लॉज हो और बाकी जो है वो हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस हों, तो इनको हम क्या कहते हैं? इस तरह के जुमलों को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं, वो है आई डैश फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ पर सिंस के बाद अगर कोई टाइम का जिक्र है, ठीक है, अगर सिंस के बाद कोई टाइम का जिक्र है या फॉर के बाद कोई टाइम दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास उम्मीद और ज़्यादा उम्मीद ये होती है कि वो वाला ऑप्शन ठीक होगा जिसमें हैड आया हो। हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म वाला भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। अगर हैड नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने हैज़ या हैव वाले पोर्शन पे जाना है। हैज़ बीन प्लस आईएनजी ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, और हैव बीन प्लस आईएनजी ये भी पोर्शन ठीक हो सकता है। इसमें आप लोगों ने ख्याल करना है। अब देखें यहाँ पर शी के साथ जो है वो, अब देखें पहले तो ऑप्शन देखें, इज कुकिंग गलत, हमने इसकी बात ही नहीं की। वाज कुकिंग नहीं बात की। कुक्ड सेकंड फॉर्म में नहीं बात की। हैड कुक्ड, मैंने कहा था कि अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म हो तो आंखें बंद करें और आपका ऑप्शन वो वाला ठीक होगा। अगर नहीं होता यहाँ पर हैड, यानी भी हमारे पास हैड वाला ऑप्शन ना मौजूद होता, तो फिर हैज़ या हैव में से हमने एक को सिलेक्ट करना था, और सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पर हमारा शी के हिसाब से फिर हैज़ वाला ऑप्शन ठीक होना था। ठीक हो गया? इस बात की समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो आखिरी एमसीक्यूज़ है, इसमें पूछा गया है, आई शैल गिव हिम मनी व्हेन ही अराइव। तो इसमें देखें, सिंपल सा कहा जा रहा है कि आई शैल गिव हिम मनी व्हेन ही अराइव। अगर एक जुमला फ्यूचर का हो, तो उससे अगला जो जुमला है वो प्रेजेंट का होगा, ठीक है? अगर पहला जुमला फ्यूचर का है, तो दूसरा जुमला प्रेजेंट का होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब देखें, ही के साथ अब हमने इंडेफिनिट के हिसाब से एस और ई एस वाली फॉर्म लगानी है। तो अब देख लें नीचे ऑप्शन में हमारी एस या ई एस वाली जो फॉर्म है वो है बी ऑप्शन में है, तो ये वाला अब हमारा एमसीक्यूज ठीक होगा।